तो देव क्रिस्टल क्लियर एकेडमी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं देव सर। अब मैं आज यूपी टेट का आपका 2021 का पहला पेपर जो 28 नवंबर को हुआ था, जो निरस्त हो गया था, बहुत वायरल हो गया था, हर आदमी के पास पहुंच गया था, उस पेपर पे आज चर्चा करूंगा। पेपर का लेवल हालांकि इतना इजी नहीं था, लेकिन वायरल हो गया था तो सबके लिए इजी था। 120-30 नंबर लाने वाले बहुत सारे लोग उसमें थे। तो आज हम किस पेपर की चर्चा करेंगे? यूपी टेट 2021 के पेपर की चर्चा करेंगे, साइकोलॉजी पोर्शन। और ये परीक्षा कब हुई थी? 28 नवंबर को। कब हुई थी ये परीक्षा? 28 नवंबर को। इसके मनोविज्ञान के क्वेश्चन, चूंकि हम मनोविज्ञान की श्रृंखला चला रहे हैं तो इसके 30 क्वेश्चन आपको हम कवर अप करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे मनोविज्ञान में, वो हम इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, बाकी धीरे धीरे आपके जितने भी पेपर हुए हैं सारे, पहले मनोविज्ञान का हम यूपी टेट का कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका सी टेट का कवर अप करेंगे। पहले 1 to 5 का करेंगे, उसके बाद में फिर हम 6 to 8 का मनोविज्ञान का पोर्शन कवर अप करेंगे। हालांकि यूपी टेट आपको प्राइमरी के लिए, जैसे बिहार में भी शिक्षक भर्ती आने वाली है, विज्ञापन जारी हो गया है, तो ये उसमें भी आपको बहुत काम करेगा, मनोविज्ञान के पोर्शन को बहुत कवर अप करेगा। ये अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको इस क्लास से फायदा मिलेगी वहां पे। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये पेपर 2021 वाला। ठीक है, 2021 का जो आपका 28 नवंबर को क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसकी बात करते हैं। तो ये पेपर था आपका, इसमें क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं थे, लेकिन बहुत इजी भी नहीं थे। हम एक एक क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें था मनोविज्ञान का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। यहाँ पे कभी शिक्षण विधि लिख देगा आपका, कभी बाल मनोविज्ञान लिख देगा, कभी आपका बाल विकास लिख देगा, तो आपको इससे परेशान होना नहीं है। ठीक है, तो हम आपको चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका कहता है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉज ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक? ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने, आप जानते होंगे कि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे। किसके? सीखने के। ठीक है, लर्निंग के इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 आपके गौड़ नियम दिए थे। 5 आपके गौड़ नियम दिए थे। गौड़ नियम, ऐसे भी गौड़ लिखा जाता है। ठीक है, गौड़ नियम दिए थे। तो 3 मुख्य नियम कौन कौन से थे? एक आपका अभ्यास का था। ठीक है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है, 3 इनके मुख्य नियम थे। तो इसमें पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम को मुख्य नियम नहीं है, तो वही 3 आप हटा के बाकी चौथा आपका जान लीजिए नहीं है। तो अभ्यास का नियम था, तत्परता का नियम था, प्रभाव का नियम आपका था, अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड, ये आपका मुख्य नियम नहीं था, ये आपका गौड़ नियम में था। ठीक है, ये आपका गौड़ नियम था। जो आपका लॉ ऑफ एटीट्यूड है, मनोवृत्ति का नियम या अभिवृत्ति का नियम, ये आपका गौड़ नियम में था। बहु प्रतिक्रिया का नियम था। ठीक है, ये भी आपका गौड़ नियम था। तो 5 नियम आपके गौड़ थे और 3 आपके प्रमुख नियम थे। 3 प्रमुख नियम में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये आपके 3 प्रमुख नियम थे और एक आपका ये इसमें दिया गया अभिवृत्ति का नियम, ये आपका गौड़ नियम में था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि अभिवृत्ति का नियम आपका अधिगम का मुख्य नियम नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है। कोहलर तथा कोफका, कोहलर और कोफका का नाम आपका अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के लिए आता है, गेस्टाल्टिज्म के लिए आता है, पूर्णाकार या समग्राकृति के लिए आता है। तो हम इसमें देखेंगे कि इंसाइट, अधिगम के इस नियम में इंसाइट या अंतर्दृष्टि कहां पे मिलती है? तो कह रहे हैं कोहलर एंड कोफका बिलीव्ड लर्निंग टू अ फंक्शन ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन माने अनुकरण होता है। अनुकरण द्वारा सीखना किसने दिया था? तो अनुकरण द्वारा सीखना आपका स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने। मैंने आपको इसको बताया था, आपको जो पहला पेपर इसके बाद वाला करा रहा था, मतलब कि जो जनवरी में पेपर हुआ था, उस पेपर मैंने ये क्वेश्चन बताया था, इमिटेशन एंड रिइंफोर्समेंट के द्वारा अधिगम जो होता है आपका, अनुकरण और पुनर्वलन के द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। ट्रायल इफर्ट, ट्रायल मतलब होता है प्रयास द्वारा,
प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? आप जानते हो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था प्रयत्न एवं त्रुटि का नियम। उसके बाद कोहलर एंड कोफका, कोहलर और कोफका ने क्या दिया था? तो सूझ द्वारा। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका सूझ द्वारा। तो सूझ जो है, सूझ का सिद्धांत किसका था? आपका कोहलर एंड कोफका था, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कोहलर एंड कोफका का ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या आपका सूझ का सिद्धांत किसका था? कोहलर एंड कोफका का। इनके साथ एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्दीमर। क्या नाम था? वर्दीमर। तो वो आपका एक मनोवैज्ञानिक वो भी थे। तो तीन लोगों ने इस सिद्धांत पर, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। किस पर किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन, तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ सोशल कॉन्स्ट्रक्टिज्म? ठीक है, सोशल कॉन्स्ट्रक्टिज्म, सोशल कॉन्स्ट्रक्टिज्म यानी कि सामाजिक निर्माणवाद। देखिए, सामाजिक निर्माणवाद दूसरा है और सामाजिक अधिगम दूसरा है। क्या है? सामाजिक अधिगम दूसरी चीज है और सामाजिक निर्माणवाद दूसरी चीज है। जब भी हम सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की बात करेंगे तो वहां पर याद करेंगे हम अल्बर्ट बंडूरा साहब का नाम। किसका नाम याद करेंगे? अल्बर्ट बंडूरा साहब का नाम। लेकिन जब भी हम सामाजिक निर्माणवाद की बात करेंगे तो सामाजिकता का विकास, सामाजिकता आपका सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप देखेंगे तो इसमें लेव वाइगोत्स्की साहब का था। सामाजिक विकास का सिद्धांत, बालक के सामाजिक विकास का सिद्धांत आपका किसने दिया था? आपका लेव वाइगोत्स्की साहब ने। तो इन्होंने नोवाक ने क्या, नोवाक चॉम्स्की, ठीक है, चॉम्स्की साहब ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने आपका दिया था भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, भाषा विकास का। वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक निर्माणवाद, सामाजिक निर्माणवाद जो क्वेश्चन में आपके पूछा हुआ है। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसमें फिलहाल आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हु वाज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? तो इसमें लेव वाइगोत्स्की साहब हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट? विकास की क्या विशेषता नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संचयी होना, यानी कि विकास इकट्ठा होता है। ठीक है, दूसरा है दिशात्मक होना, यानी कि विकास किसी दिशा में होता है। तीसरा है विशिष्ट होना, विकास विशेष रूप से होता है। ठीक है, विकास में कुछ विशिष्टता होती है। और चौथा है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो देखिए, हमको अगर जब भी हम ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं तो हमको एक चीज देखना पड़ता है कि हम निगेटिव चीज इसमें ढूंढते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट? विकास की विशेषता नहीं है। तो हम जानते हैं कि टू बी अनकंट्रोल्ड, विकास कभी भी अनियंत्रित नहीं होता, विकास कभी भी अनियंत्रित नहीं होता। अगर किसी की लंबाई बढ़नी है तो अनियंत्रित रूप से लंबाई बढ़ती नहीं चली जाएगी कि 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, उसके बाद 10 फीट 50 फीट तक ऐसे लंबाई बढ़ती चली जाए। तो अनियंत्रित वाला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। विकास क्यूमुलेटिव हो सकता है, संचयी हो सकता है। ठीक है, आपकी मानसिक क्षमता में धीरे धीरे जो भी वृद्धि होगी, परिपक्वता जो भी आएगी वो संचयी रूप से आएगी। ठीक है, जो ज्ञानार्जन होगा आपका धीरे धीरे परिपक्वता की ओर ही बढ़ेगा, तो यानी कि वो संचयी है। डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल का मतलब है विकास किसी निश्चित दिशा की ओर होगा। ठीक है, निश्चित दिशा की ओर। हम जैसे आपका विकास के सिद्धांत पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताए थे हम आपको कि जैसे विकास की एक निश्चित दिशा होती है, सिर से पैर की ओर विकास होता है, निकट से दूर की ओर विकास होता है, वर्तुलाकार विकास होता है। तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है, ये भी सही है। टू बी स्पेसिफिक, विशिष्ट होता है, विकास विशिष्ट भी होता है। विशिष्ट मतलब जैसे आदमी विकास के किसी भी पड़ाव पर आप देखिए तो आदमी में कुछ ना कुछ विशिष्ट लक्षण आपके प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे आदमी विशेष क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है,
कभी कोई इंजीनियर बनता है, कभी कोई डॉक्टर बनता है, तो क्षेत्र विशेष में उसका विकास होता है, उसकी मानसिक क्षमता का विकास होता है, कोई एथलीट बनता है, शारीरिक क्षमता का विकास होता है। तो यानी कि विकास जो है आपका स्पेसिफिक भी होगा। तो इसमें विकास की विशेषता कौन सी नहीं होगी, वो आपकी होगी टू बी अनकंट्रोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। विकास कभी भी अनियंत्रित नहीं होगा या आपका स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? हेरिडिटी की बात, जब भी हम हेरिडिटी की बात सुनते हैं तो दो नाम हमारे जेहन में कौनते हैं। एक नाम आपका गाल्टन साहब का और दूसरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का। तो आनुवंशिकी के पिता कौन थे? आनुवंशिकी के पिता थे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। लेकिन आपका जो सुजननिकी के पिता थे, यूजेनिक्स के पिता थे, वो आपके गाल्टन साहब थे। हमने आपको पहली ही क्लास में बताया था, जब आपको वंशानुक्रम के बारे में पढ़ा रहे थे, तब आपको बताया था कि गाल्टन साहब आपका हेरिडिटी से जुड़े थे और इन्होंने ही आपका थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताया था। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत आपका गाल्टन साहब ने दिया था। ठीक है, तो इसमें ऑथर ऑफ द बुक हेरिडिटरी जीनियस आपका किसकी बुक है? तो आपकी गाल्टन की बुक है। इस बुक में है क्या चीज? इस बुक में है क्या चीज? तो इस बुक में इन्होंने बताया है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो जन्म से ही आनुवंशिक रूप से बुद्धिमान होते हैं। आनुवंशिक रूप से बुद्धिमान का मतलब यह है कि वे बालक जो होते हैं वो जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, कुछ बालक होते हैं जन्म से ही मूढ़ होते हैं। तो यही आपको इन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि जो थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहती है कि बालक में जन्म के पश्चात से विभिन्नताएं परिलक्षित होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, देखते हैं छठे क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन कह रहे हैं संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर यानी कि लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट। कॉग्निटिव अचीवमेंट, ठीक है, क्या है? कॉग्निटिव अचीवमेंट का आपका लोवेस्ट लेवल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम संज्ञानात्मक संप्राप्ति की बात करते हैं, संप्राप्ति का मतलब है आपका नॉलेज गेन करने की बात आती है, तो हमको ब्लूम टैक्सोनॉमी याद आती है। किसकी टैक्सोनॉमी? बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी। बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी। और ये टैक्सोनॉमी किसकी थी? टैक्सोनॉमी किसकी थी? आपका शैक्षिक उद्देश्य की थी। शैक्षिक उद्देश्यों की, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की थी। तो इन्होंने तीन डोमेन बताए थे आपके, इन्होंने तीन डोमेन बताए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अफेक्टिव और साइकोमोटर तीन डोमेन बताए थे इन्होंने, साइकोमोटर। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे हैं कि आपके कॉग्निटिव वाले के यानी कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति के कॉग्निटिव अचीवमेंट का न्यूनतम स्तर क्या होता है। मतलब संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक संप्राप्ति में ब्लूम के अनुसार आपका सबसे न्यूनतम स्तर क्या है। ठीक है, बालक सबसे पहले क्या अर्जित करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या अर्जित करेगा, आप इसमें विचार कीजिए, खुद दिमाग लगाइए आप इसमें कि क्या बालक में पहले समझ विकसित होगी। बोध का मतलब है समझ, और बोध का मतलब होता है समझ। समझ विकसित होगी? शायद नहीं होगी। ठीक है, ज्ञान विकसित होगा। ज्ञान तो हमको लगता है कि सबसे पहले विकसित होने वाली चीज अगर कोई है तो वो आपकी ज्ञान है। क्यों? क्योंकि हमको नॉलेज ही सबसे पहले अपने वातावरण से, अपने घर से, अपने परिवार से सबसे पहले यही चीज गेन होना शुरू होती है। हालांकि परिपक्वता, ज्ञान में परिपक्वता नहीं प्राप्त होती है, लेकिन आपकी स्टार्टिंग कहां से होती है? ज्ञान से। अनुप्रयोग कब सीखेगा? ज्ञान को जब समझेगा, जानेगा, तब वह उस चीज को प्रयोग करेगा। किसी चीज के बारे में जानेगा, जैसे कलम को जानेगा पहले कि ये कलम है, फिर इसको समझेगा कि कलम से लिखा जाता है। ठीक है, फिर जब जानेगा कि कलम से लिखा जाता है तो उसका प्रयोग करके वो कुछ लिखेगा बालक। तो आपका अब वो क्या याद आएगा? अनुप्रयोग। अच्छा, इसके बाद अनुप्रयोग के बाद क्या आएगा? अनुप्रयोग के बाद आपके दो स्टेप और हैं आपके, जैसे इन्होंने कितने स्टेप बताए थे? 6 स्टेप बताए थे। सबसे नीचे आपका, सबसे नीचे का स्तर ज्ञान, फिर अवबोध, अवबोध या बोध इसी को बोलते हैं, ज्ञान, अवबोध, फिर उसके बाद आपका बताया था अनुप्रयोग। क्या बताया था? अनुप्रयोग,
अनुप्रयोग, फिर आपका बताया था इन्होंने विश्लेषण। क्या बताया था? विश्लेषण, यानी कि अनुप्रयोग के बाद पहले परिस्थितियों का बालक विश्लेषण करना सीखेगा। विश्लेषण के बाद आपका इन्होंने बताया था संश्लेषण। क्या बताया था? संश्लेषण, ज्ञान का संश्लेषण करेगा। इसको मैं विस्तृत पढ़ाऊंगा अभी, ये तो पेपर सॉल्व करा रहा हूं तो आपको मोटा मोटा इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। संश्लेषण, और सबसे उच्च स्तर होगा मूल्यांकन का। किसका होगा? मूल्यांकन का। सारी चीजों को जब जान लेंगे तो लास्ट में मूल्यांकन ही आपका सबसे बड़ा स्टेप होता है। चाहे वो संज्ञानात्मक विकास की बात करें, किसी भी तरह का विकास होगा तो मूल्यांकन हर चीज का आपका अंतिम स्तर होता है, अंतिम स्टेप होता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होगा? आपका ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। स्क्रीनशॉट लेके चाहो तो आप रख सकते हो इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देता है सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान। अंतिम सोपान क्या कह रहे हैं? अंतिम सोपान। अब देखिए मूल्यांकन होता है तो तुरंत दिमाग में आ जाता है कि भैया मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, हम जानते हैं कि बीएड में या डीएलएड में जब भी आपका सेमेस्टर समाप्त होने लगता है तो टीचिंग कराई जाती है। आपसे वो टीचिंग आपकी थ्योरेटिकल टीचिंग से अलग प्रैक्टिकल टीचिंग, छोटी सी क्लास आपको दे दी जाएगी, छोटा सा समय दे दिया जाएगा कि आप उसमें अपने आप को एक्सपोज कीजिए कि आप कैसे पढ़ाएंगे। आप जब नौकरी पा जाएंगे तब आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, तो वही आपका एक माइक्रो टीचिंग है। छोटे कम समय में आपकी जो प्रतिभा निखारी जाती है टीचिंग की, वही आपकी माइक्रो टीचिंग है। तो इसमें पूछ रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान। देखिए सोपान स्टार्टिंग कहां से होगी पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए? आपका एक पाठ योजना बनाएंगे। ठीक है, पहले आपका योजना यानी कि प्लानिंग करेंगे। ठीक है, पाठ योजना बनाएंगे, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक है, प्रस्तुतिकरण, प्लानिंग माने आपका क्या है? योजना, प्लानिंग, आपका योजना, फिर उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन यानी आपका प्रस्तुतिकरण करोगे। उसके बाद आपका जब आप प्रस्तुतिकरण करोगे तो कोई आपका मूल्यांकन करेगा यानी कि आपका इवेल्युएशन। ठीक है, ये स्टेप आपका माइक्रो टीचिंग में मिलेगा नहीं, हम आपको लेकिन बता रहे हैं कि जब भी आप ये माइक्रो टीचिंग करते हैं तो कोई ना कोई आपको इवेल्युएट करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करेगा? वो फीडबैक देगा। फिर क्या करेगा? आपको फीडबैक देगा। जब फीडबैक का मतलब है प्रतिपुष्टि। आपने एक प्लानिंग करी, आपने पाठ्य योजना बनाई, उसका प्रस्तुतिकरण किया, किसी ने आपको इवेल्युएट किया और आपने उसने आपको प्रतिपुष्टि दी यानी कि फीडबैक दिया कि आपके शिक्षण में क्या क्या कमियां थी, कहां कहां पे आपने गलतियां करी है, किस चीज में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? तो अभी आपकी माइक्रो टीचिंग की समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी आप में कमियां है ना, कमी को दूर करने के लिए माइक्रो टीचिंग हो रही है। तो इसके अनुसार आप फिर से आप एक पुनर्योजना बनाओगे, फिर पुनर्शिक्षण करोगे, और पुनर्शिक्षण के पश्चात जो आपका क्या बोलते हैं प्रतिपुष्टि जो रहेगी, रीफीडबैक जो रहेगा, वही आपका अंतिम स्टेप हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज रीफीडबैक यानी कि पुनः प्रतिपुष्टि। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। चिंतन कितने तरह के होते हैं? गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन दो तरह के, एक अभिसारी और एक आपका अपसारी। देखो अभिसारी और अपसारी कैसे आप समझोगे? अभिसारी को बोलते हैं कॉन्वर्जेंट थिंकिंग और अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कभी कभी अगर आप सड़क पे चलते होगे तो लिखा होगा, कभी कभी आप देखे होगे डाइवर्जन अहेड। डाइवर्जन का मतलब है कि जैसे आपका रोड सीधा है तो वहां से कहीं मोड़ है, मतलब आप अपने रास्ते से विचलित हो रहे हो, तो वही है डाइवर्जन। मतलब जो आपका सीधा मोड़ है, इससे आप कहीं इधर उधर आप मुड़ रहे हो तो आपका डाइवर्जन हो रहा है। इसमें डाइवर्जन का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब इस क्वेश्चन में क्या है समझते हैं हम जरा। ठीक है, तो गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है क्या है? श्रेणीकरण यानी कि कैटेगराइजेशन। दूसरा है फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वन सॉल्यूशन। देखिए
जब भी हम आप डाइवर्जेंट तरीके से सोचेंगे तो डाइवर्जेंस से मतलब क्या है आपका, कि आपकी मंजिल अगर कहीं है तो आप विभिन्न तरीकों से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, यही है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कोई आपका एकदम सीधा रास्ता शॉर्टकट मारेगा, कोई आपका सेफ शॉर्टकट में हो सकता है आपको बाधाएं हो। ठीक है, शॉर्टकट आप मार के सीधे सीधे चले गए लेकिन आपको रास्ते बहुत बाधाएं मिले, पता लगा इस रास्ते से गए 2 ही बाधाएं, 3 ही बाधाएं मिली, अगले से गए तो 2 ही बाधाएं मिली, अगले से गए 1 ही बाधा मिली, एक से थोड़ा सा दूर तो है लेकिन एकदम क्लीन रोड है, साफ सुथरी रोड है, आप 5 मिनट में पहुंच गए मंजिल पे। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहती है, आप जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि आप जो कल्पना है आपकी उसके अनुसार सृजनशील तरीके से आप सोचते हो, यानी कि आप बेहतरीन तरीके से सोचते हो। ठीक है, आपके दिमाग में बहुत तरह के विचार आते हैं और बेहतर विचार का आप चयन करते हो, यही है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन क्या है? अभिसारी चिंतन कहता है कि बहुत सारे रास्ते हम नहीं खोजते हैं बल्कि सिर्फ बहुत सारे रास्ते में सिर्फ एक रास्ते का चुनाव करते हैं। ठीक है, जैसे अपसारी चिंतन या सृजनात्मकता का गुण किसके अंदर पाया जाएगा? जैसे जो वक्ता रहेंगे, न्यूज एंकर, जैसे आपका न्यूज एंकर है, देखिए न्यूज को कैसे तोड़ मरोड़ के एकदम बढ़िया से पेश करते हैं। वकील जो हैं वो आपको कैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग रहती है उनके अंदर, बहुत बेहतरीन तरीके से तथ्यों को इधर उधर घुमा घुमा के आपको तोड़ देते हैं, गवाहों को तोड़ लेते हैं। तो वो क्या क्या है आपका फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज है। वो क्या है आपका फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, मतलब विचारों का प्रवाह। हमने आपको जब प्रवाह की बात करी तो प्रवाह मैंने आपको बताया, क्लास में अपनी बताया था कि मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह ये आपके किसके लक्षण होते हैं? सृजनात्मकता के। ये आपके किसके लक्षण होते हैं? सृजनात्मकता के। तो यहां से क्वेश्चन आप और भी जान सकते हो कि गिलफोर्ड का अपसारी चिंतन या अपसारी चिंतन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रतिपादक कौन है? मस्तिष्क उद्दोलन विधि, मस्तिष्क उद्दोलन का मतलब होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है बताइए आप? आपके ब्रेन को उकसाना कि बहुत अलग तरीके से सोचे। ब्रेन स्टॉर्मिंग किससे संबंधित होगा? जाहिर सी बात है, अगर आप स्थिति से परे कुछ सोचते हैं तो आपका क्या है? सृजनात्मकता है। क्या है आपकी? सृजनात्मकता। अब इसमें पूछ रहे हैं हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, और ये सृजनात्मक जो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग है, आपका ये मस्तिष्क उद्दोलन है, ये आपका एक तरह से शिक्षण है। ठीक है, किसी में सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए आपकी ये विधि है ब्रेन स्टॉर्मिंग, और इस विधि का प्रतिपादन किया था ऑसबॉर्न ने। किसने किया था? ऑसबॉर्न ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं इसको, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इस स्थिति से परे जाकर सोचना। ठीक है, मतलब संकीर्णता से बाहर सोचना। ठीक है, तो ये आपका है मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आप सेकेंड ऑप्शन लगाओगे ऑसबॉर्न। ठीक है, कौन सा लगाओगे? ऑसबॉर्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही हमारी समझ से? सब क्लियर है? आसानी से हम समझा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को क्लियर कट एकदम समझा रहे हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? ठीक है, कौन संबंधित है? देखिए क्वेश्चन में कभी कभी हिंट दे देता है आपको कि समझिए है का मतलब है कि कोई प्लूरल है, अकेला एक बंदा नहीं होगा, इसीलिए इसमें है की बात आ रही है, नहीं तो है या है दोनों लिखा होता है या है, अकेले ऐसे दोनों लिखा होता। ठीक है, तो इस तरह से नहीं लिखा है, तो है लिखा है, तो कहीं ना कहीं दो लोग तो होंगे ही। तो चलिए देखते हैं कौन कौन। हु इज एसोसिएटेड विद थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये पर्सनालिटी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए यूज किया जाता है, और इसको बनाया था CD मॉर्गन एंड H.A. मुरे साहब ने। किसने बनाया था? CD मॉर्गन और H.A. मुरे, यानी कि ये दोनों आपके थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है आपका, बोथ 1 and 2, तो 1 and 2 सही हो जाएगा। 1943 में इन्होंने आपका एक व्यक्तित्व परीक्षण बनाया था, और इस व्यक्तित्व परीक्षण में आपके कुल 31 कार्ड बनाए थे इन्होंने, 31 कार्ड थे। ठीक है, 31 कार्ड में आपके कैसे थे? 31 कार्ड हम आपको बता दे रहे हैं। 10 पुरुषों के लिए थे, 10 महिलाओं के लिए, 10 मेल के लिए, 10 फीमेल के लिए, और 10 कार्ड दोनों के लिए थे। ठीक है, 10 कार्ड दोनों के लिए,
एक कार्ड आपका ब्लैंक था, एक कार्ड आपका ब्लैंक था, ठीक है। 31 कार्ड कुल थे, ठीक है। लेकिन इसमें इसका प्रशासन कैसे होता था? प्रशासन मतलब कि इसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, तो इस व्यक्तित्व परीक्षण को किया कैसे जाता था? यह व्यक्तित्व परीक्षण लगभग 2 घंटे में पूरा किया जाता था, 2 आवर्स में। और ये 2 सेशन होते थे, 2 घंटे में आपके 2 सेशन, एक घंटे का 2 सेशन होता था, 1 घंटे का 1 सेशन और 1 घंटे का 1 सेशन। 2 घंटे में कैसे करते थे? तो पहले घंटे में 10 कार्ड दे दिए जाते थे, जिसका परीक्षण करना होता था, 10 कार्ड उसको दे दिए जाते थे। उसके 1 घंटे के बाद फिर आपका अगले 10 कार्ड दिए जाते थे। तो एक समय में अधिकतम कितने कार्ड यूज किए जाते थे? 20 कार्ड। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट में या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में अधिकतम कितने कार्ड एक बार में यूज किए जाते थे? तो 20 कार्ड आपका यूज किए जाते थे। अच्छा, इन कार्ड में होता क्या था? इन कार्ड में बहुत सारे चित्र बने होते थे और उनको देखकर आपको एक कहानी बनानी होती थी। ऐसा माना जाता था जब CD मॉर्गन और H.M. मोरे साहब ने इस आपको परीक्षण को बनाया था, तो ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति जब चित्रों को देखेगा तो उसके अनुसार जब वो कहानी बनाएगा तो वो उससे अपने विचार व्यक्त करेगा, कहानी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करेगा कि इस कहानी में हो क्या रहा है। जब वो अपने विचारों को व्यक्त करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके विचार बाहर आएंगे और उसका व्यक्तित्व बाहर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें टेस्ट लिया जाता था। हम इसको व्यक्तित्व परीक्षण वाले चैप्टर में पूरी तरह से इलेबोरेट करके आपको इस परीक्षण को पूरा बताएंगे कि कैसे परीक्षण लिया जाता था, इसमें क्या क्या स्टेप होते थे, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग यानी बार बार क्रिएटिविटी से, इस पेपर में आप देखोगे क्रिएटिविटी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज, इसमें है आयोजन, उद्भावन, प्रबोधन और संशोधन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आप कोई भी कार्य करते हो सबसे पहले क्या करते हो? बताइए, सबसे पहले क्या करते हो? प्लानिंग। क्या करोगे? सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग कैसे होगी? प्लानिंग का मतलब है आपका प्रिपरेशन, ठीक है। प्लानिंग का मतलब है आप प्रिपरेशन। इन्होंने इस टिक पे मत जाइएगा, ठीक, गलत है ये। इंक्यूबेशन आपका पहला स्टेप नहीं है, ये आपका दूसरा स्टेप होता है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज प्रिपरेशन। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या होगी? आपकी आयोजन या आपका प्रिपरेशन या आपकी प्लानिंग, ठीक है। सृजनात्मकता आपको अपने आप नहीं होगी, ठीक है। आप किसी चीज के बारे में सोचोगे, कल्पना करोगे, तभी तो आपकी सृजनात्मकता निखरेगी। तो उसकी आप प्लानिंग करोगे, ठीक है, तो प्रिपरेशन करोगे। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा? पहला वाला, ठीक है, प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन ऑप्शन है। थॉर्नडाइक है, गेस्टाल्ट है, बोथ ऑफ द एबव, उसके बाद नन ऑफ द एबव, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। तो हम जानते हैं गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक थे वो आपका कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास में ज्यादा रुचि रखते थे। क्योंकि देखिए सूझ का सिद्धांत, सूझ कब आती है आदमी में? सूझ ज्ञान से आती है, ठीक है। आदमी को ज्ञान होता है परिस्थितियों का, तो उसमें सूझ डेवलप होती है। लेकिन थॉर्नडाइक साहब कहते थे स्टिमुलस, जब आपको वातावरण से कोई उद्दीपक मिलता है तब आप उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हो। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक साहब ने, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, दिखाई कम दे रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, जोर जोर से सुनिएगा ध्यान से। वैसे फिलहाल दिखाई दे रहा होगा, क्लियरिटी होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विच फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? लर्निंग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो देखिए, कह रहे व्यक्तिगत कारक, दूसरा कह रहे वातावरण संबंधी कारक, तीसरा कह रहे सामाजिक कारक, चौथा कह रहे उपरोक्त सभी। अब देखिए उपरोक्त सभी विकल्प इसमें मिल रहा है, तो हम देखेंगे कि पहले 2 विकल्प क्या सही हैं। तो पर्सनल फैक्टर थोड़ी देर के लिए हम इसको अभी बाहर रखते हैं, पर्सनल फैक्टर को थोड़ी देर के लिए अभी बाहर रखते हैं, ठीक है। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है, हाँ पड़ता है। जैसे मैं अभी टीचिंग कर रहा हूं, मैं अभी आपको
क्या बोलते हैं ये पेपर सॉल्व करा रहा हूं, लाइट चली जाए, कुल अंधेरा हो जाएगा, मैं दिखाई नहीं दूंगा, पेपर आपको दिखाई नहीं देगा, तो वातावरण का इफेक्ट पड़ा? हाँ पड़ेगा। तो इसका मतलब लर्निंग को इफेक्ट करने वाला एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। फिर उसके बाद सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर का मतलब है सामाजिक, सामाजिक आपके सामाजिक कारक, सामाजिक कारक। अब ये क्या लर्निंग को अफेक्ट करेंगे? जैसे अब आप यहाँ बैठ के सीख रहे हो, मेरी क्लास ले रहे हो, कोई आके उधर से आपको बुलाने लगा, या आप मुझे आके बुलाने लगा कि चलिए खाना खा लीजिए, अब वीडियो बंद कर दीजिए, तो आपके आसपास के सोसाइटी के जो लोग रहेंगे वो भी तो आपको प्रभावित करेंगे, आपकी लर्निंग को प्रभावित करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो यानी कि ये भी सही है, दो ऑप्शन सही हो गए। तो तीसरा ऑप्शन, एक अकेला ऑप्शन तो गलत होगा नहीं, पर्सनल फैक्टर भी आपका, जैसे पर्सनल फैक्टर में आपकी रुचि है, आपकी अभिप्रेरणा है, आपका ध्यान है, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपके लर्निंग को अफेक्ट करेंगी। तो यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन जो ऑल ऑफ द एबव है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी थी? हार्वर्ड गार्डनर की। किसकी? हार्वर्ड गार्डनर की। इसमें बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है, रटा रटाया है क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने दिया था। देखिए बुद्धि वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, बुद्धि, सृजनात्मकता और लर्निंग, यही पूरे यूपी टेट पे छाया रहता है। 3 चैप्टर यूपी टेट पे पूरे छाए रहते हैं, लर्निंग, आपका इंटेलिजेंस, और आपका ये क्या बोलते हैं, बुद्धि, ठीक है। बुद्धि आपका क्या बताया आपको? लर्निंग वाला चैप्टर, इंटेलिजेंस वाला चैप्टर और क्रिएटिविटी वाला चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपका यूपी टेट पे छाए रहते हैं। इसमें तो ये क्वेश्चन कह रहा है, स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो स्पीयरमैन के बारे में आपका फेमस है कि इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दिया था, 2 तरह की बुद्धि बताई थी, बुद्धि के 2 तत्व बताए थे, एक जी फैक्टर बताया था और इन्होंने एक एस फैक्टर। जी को जनरल बोला गया, जनरल फैक्टर, जनरल या सामान्य, सामान्य आपका सामान्य तत्व, और एस को बोला गया स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल, जनरल फैक्टर में बताया इन्होंने कि ये जो जनरल फैक्टर सामान्य तत्व की बुद्धि होती है, उसमें व्यक्ति में सभी जन्मजात योग्यताएं होती हैं, ठीक है, सभी तरह के व्यक्तियों में ये समान होती है। लेकिन इस फैक्टर में बताया था कि ये स्पेसिफिक बुद्धि को, आपको विशिष्ट बुद्धि को आपको प्रदर्शित करती है, और जिसमें ये फैक्टर ज्यादा होता है वो किसी क्षेत्र विशेष में आपका निपुण होता है। जैसे कोई मनोवैज्ञानिक बन जाएगा, कोई वैज्ञानिक बन जाएगा, कोई नासा का साइंटिस्ट बनेगा, कोई आपका एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा, न्यूरो का स्पेशलिस्ट बनेगा, ठीक है, तो वो किससे होगा? जिसमें ये बुद्धि ज्यादा आपकी रहेगी, बुद्धि का ये तत्व आपका ज्यादा प्रभावी रहेगा। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत कहता है, ठीक है। तो स्पीयरमैन ने दिया था कौन सा? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो 20 कर ले रहा हूं, 10 क्वेश्चन फिर आपका एक छोटी सी क्लिप बना के उसमें कर दूंगा, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन कहता है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मतलब होता है प्रायोजना। प्रायोजना विधि आपकी किसकी है? जॉन डीवी साहब का नाम सुना है आप लोगों ने? तो जॉन डीवी के एक शिष्य थे किलपैट्रिक। कौन थे? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक साहब ने प्रायोजना विधि की शुरुआत करी थी। तो इसमें आपका प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? किलपैट्रिक साहब से। रूसो कौन थे? रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे, ठीक है। मॉन्टेसरी कौन थी? मॉन्टेसरी एक मनोरोगियों की चिकित्सक थी, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी इनका नाम था, और मनोरोगी मतलब बालकों में जो मनोरोगी बालक होते थे उनकी चिकित्सा से आपका इन्होंने चिकित्सा करते करते एक विद्यालय मॉन्टेसरी पद्धति ही चला डाली इन्होंने, ठीक है। फ्रॉबल साहब क्या थे? फ्रॉबल साहब आपका किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक थे। केजी जो आप एलकेजी यूकेजी आज प्राइवेट कॉलेजेस में आपके चल रहे हैं, वो किसकी देन है? आपका फ्रॉबल साहब की। तो प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? किलपैट्रिक से। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। इन लेसन प्लान व्हाट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज की बात हो रही है। तो जब भी आपका ये पाठ योजना बनाई जाती है तो सबसे पहले लिखा जाता है प्रस्तावना के प्रश्न। क्या लिखा जाता है? प्रस्तावना के। जब भी मतलब पाठ योजना में जहां से शुरुआत होती है, मेन क्लास को जब संबोधित करना शुरू करते हैं आप, तो वहां क्या होता है? प्रस्तावना के प्रश्न।
प्रस्तावना के प्रश्न, अच्छा प्रस्तावना के प्रश्न किससे संबंधित होते हैं? बालक के पूर्व ज्ञान से। अगर आप कोई प्रस्तावना बना रहे हो, पढ़ाने के पहले एक भूमिका बना रहे हो आप, तो आप बालकों को संबंधित करोगे तो किससे संबंधित करोगे? उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित करोगे, तभी तो वर्तमान ज्ञान को आप जोड़ पाओगे। तो इसमें इन लेसन प्लान व्हाट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, तो हम कहेंगे प्रस्तावना के प्रश्न। उद्देश्य लेखन, उद्देश्य लेखन पूर्व अधिगम से संबंधित नहीं रहेगा। उद्देश्य लेखन आपका भविष्य से संबंधित रहेगा। जब आप चैप्टर पढ़ाओगे तो उस चैप्टर को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ये आप भविष्य की बात है। उद्देश्य आप भविष्य का उद्देश्य सोच के पढ़ा रहे हो, ठीक है, पूर्व अधिगम से नहीं। वो तो पूर्व अधिगम तो आपको वर्तमान पाठ को पढ़ाने में मदद करेगा, और वो कहां मिलेगा आपको? प्रस्तावना के प्रश्नों से जुड़ेगा, संबंधित होगा। गलत वाक्य को चुने, गलत वाक्य चुनना है। इसमें से 4 वाक्य दिए, हिंदी के क्वेश्चन नहीं है, मनोविज्ञान का ही है। तो गलत वाक्य कह रहे हैं, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखता है। छात्र को एक नेचुरल इन्वायरमेंट दे दीजिए, कि जैसे उसको किसी तरह का दबाव न दीजिए। आप कहिए कि बेटा पढ़ो, आप बैठ के, हम आपको सिखाएंगे। एक स्वाभाविक वातावरण में, बिना डराए बिना धमकाए, तो अच्छा सीखेगा, जाहिर सी बात है अच्छा सीखेगा। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। अच्छा, उनको जितना ज्यादा अपने आप एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाए, वो उतना ज्यादा सीखेंगे। तमाम तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तमाम तरह के अभिनय कराए जाते हैं बच्चों से। किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि वो स्वाभाविक रूप से एक बेहतरीन वातावरण में सीखें। तो यानी कि अच्छा करके सीखते हैं, ये भी सही है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। तो खेल खेल में शिक्षा तो आपको जानते ही हैं, करके सीखना, खेल खेल में सीखना, ये सब तो बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है तो गलत, अभी तक तो मुझे तीनों नहीं मिले। तो चौथे वाक्य पे चलते हैं, हमको लगता है चौथा गलत होना ही चाहिए। कह रहे हैं, चौथा ऑप्शन कह रहे हैं, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। खोपड़ी पे आप डंडा लेके खड़े हो जाइए, कह दिए चलो सीखो, चलो सीखो, तो कोई छात्र सीखेगा? नहीं सीखेगा। जाहिर सी बात है, सीखेगा कि नहीं सीखेगा ये तो बात की बात है, लेकिन उसमें डर, भय, चिंता जरूर पैदा हो जाएगी। तो नियंत्रित वातावरण में सीखना सबसे अच्छा नहीं होगा। आपका 18 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और कवर अप करते हैं, 2 क्वेश्चन और कवर अप करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अरे यार देखिए, एनवायरमेंट इफेक्ट कर रहा है कैसे, कीड़े परेशान कर रहे हैं, एनवायरमेंट इफेक्ट कर रहा है। 20वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन पढ़ने के आ जाते हैं 18वें क्वेश्चन पे बार बार। ये एनवायरमेंट का इफेक्ट। हाँ, 19th क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? शिक्षा का अधिकार आपको कब से मिला? संविधान में कौन सा ऐसा संशोधन हुआ जिससे शिक्षा का अधिकार आपको मिल गया? तो शिक्षा का अधिकार आपका 86वें संविधान संशोधन में था आपका, जिससे आर्टिकल 21 में एक आर्टिकल और जोड़ा गया, स्मॉल ए लगा के, ठीक है। और इसमें राइट टू एजुकेशन, आरटीई, राइट टू एजुकेशन जो है आपका एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित कर दिया गया। 86वें संविधान संशोधन से आपके शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया, मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो आपका संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए 86वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन 20वां, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा ये, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। शिक्षण के कार्य में, टीचिंग में फंक्शंस ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, फंक्शंस ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, टीचिंग में क्या क्या होता है? पहला है इवैल्यूएशन फंक्शन, दूसरा है रिमीडियल फंक्शन, तीसरा है डायग्नोस्टिक फंक्शन, चौथा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जब है ऑप्शन में तो विचार करते हैं कि दो ऑप्शन मिलते हैं सही, तो तीसरा भी हम उसी में इंक्लूड करके उपरोक्त सभी लगाएंगे। तो देखिए, शिक्षण में क्या मूल्यांकन किया जाता है? हाँ, किया जाता है। शिक्षण में क्या उपचारात्मक कार्य किया जाता है? किया जाता है। निदानात्मक कार्य किया जाता है? किया जाता है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही होगा। अब निदान और उपचार में अंतर क्या है एक बार हम बता दे रहे हैं, फिर आप जब हम इन वर्ड्स को पाएंगे तब आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है लोगों को कि निदान क्या है, उपचार क्या है। तो निदान हमेशा डायग्नोस्टिक जो होता है आपका, निदान जो होता है हमेशा किसी समस्या के कारणों को जानना है,
किसी समस्या के कारणों का जब आप जानने का प्रयास करते हैं तो उसको निदान कहते हैं, और कारणों को जानने के पश्चात उस समस्या के समाधान के लिए जो उपाय करते हैं आप, उसको बोलते हैं उपचार। क्या बोलते हैं उसको? उपचार। क्या बोलते हैं? उपचार। तो निदान किसी समस्या के कारण को जानना, समस्या के कारण को जानना, समस्या के कारण को जानना आपका क्या है? कारण को जानना आपका निदान है, जानना निदान है, और उस समस्या के कारणों को जानने के पश्चात उसके समाधान के उपाय करना आपका उपचार है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन आपका कवर अप कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ऊब ना लगे आपको, बहुत ज्यादा बोरियत ना महसूस हो, इसलिए मैं 20 क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद अगले 10 क्वेश्चन को मैं छोटी सी क्लिप के 10 मिनट की क्लिप में आपको और दे दूंगा, तो आप इजिली जो है उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन के साथ, इस निरस्त पेपर के साथ। हालांकि ये निरस्त भले हो गया था, लेकिन क्वेश्चन इसके अच्छे थे। क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट होते हैं, तो यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो से अब विदा लेते हैं आप लोगों से। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी इसी पेपर के अगले पार्ट पर, यानी कि अगले 10 क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं उस पर। तब तक के लिए धन्यवाद।